तो यूपी में 2027 के लिए बिछ रही सियासी बिसात पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी अब सीएम योगी को ही चैलेंज कर रहे हैं। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर ओवैसी मुस्लिमों के सेंटीमेंट यानी कि भावनाओं को भड़का रहे हैं ताकि यूपी चुनाव में मुस्लिम वोटों की फसल वो काट सके। और इसकी मिसाल सहारनपुर में तब दिखी जब आंकड़ों की बाजीगरी के सहारे ओवैसी सीएम योगी के बुलडोजर को चैलेंज करते दिखे। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी। बाबा अब चलेगा एमआईएम चलेगा उत्तर प्रदेश में। तुम जो आज जुल्म कर रहे हो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। योगी के बुलडोजर का टैंक फुल हो चुका है। ऑपरेशन जौहर के लिए बुलडोजर कमर कस चुका है। अब जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के पास महज 280 घंटे ही बचे। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी की ओर मुंह करके खड़े बुलडोजर के रास्ते में असदुद्दीन ओवैसी रोड़ा बनते दिख रहे हैं। सरकार जहां जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को कानून के दायरे में बता रही है, तो वहीं ओवैसी इस फैसले को सरकार की तानाशाही करार देकर चुनौती दे रहे हैं। ओवैसी जौहर यूनिवर्सिटी में होने वाले बुलडोजर एक्शन को मजहब पर हमला बताकर मुस्लिम सेंटिमेंट्स भड़काने में जुट गए हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। सवाल ये है कि मुस्लिमों की भावनाओं से खेल रहे ओवैसी क्या नहीं जानते कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की नौबत क्यों आई। उन्हें जानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी पर किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है, यूनिवर्सिटी पर सरकारी जमीनों के कब्जे का आरोप है, यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी पैसों के इस्तेमाल का आरोप है, यूनिवर्सिटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो चुका है, कंस्ट्रक्शन स्वीकृत नक्शे के हिसाब से न करने का आरोप है। आरोप तो ये भी है कि कैंपस में बनी उमर और नाखुदा मस्जिदें भी अवैध तरीके से बनाई गई हैं। यही वजह है कि रामपुर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को बुलडोजर एक्शन का नोटिस थमा दिया है, लेकिन ओवैसी को अवैध निर्माण नहीं बल्कि उसके खिलाफ हो रहा एक्शन जुल्म नजर आ रहा है। याद रखो तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा। ओवैसी आंकड़ों के जरिए भी यूनिवर्सिटी में हुए अवैध निर्माण पर एक्शन को गलत ठहराने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने कहा कि यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% है, लेकिन ग्रेजुएट मुसलमानों की संख्या महज 3.5 से 3.7% है। राज्य में मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर लगभग 53 से 54% ही है। महिलाओं में तो ये दर और निराशाजनक है। मरकजी हुकूमत का डेटा है, सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ओवैसी अवैध मस्जिदों, मजारों और दरगाहों के साथ साथ जौहर यूनिवर्सिटी पर होने वाले बुलडोजर एक्शन के जरिए 2027 की सियासी बिसात पर अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। यूपी में कुल मतदाताओं में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 19.5 से 20% के बीच है और ओवैसी इसी में सेंधमारी करना चाहते हैं। अब यूपी का मुस्लिम मतदाता उन्हें लेकर क्या सोचता है वो भी सुन लीजिए। मोहम्मद आजम खान की पूरी जिंदगी इसमें लगी हुई है, इसको इतनी आसानी से मिटने नहीं देंगे हम। मुस्लिम की जो ये है, जैसे कि यूनिवर्सिटी है वो तालीम है, उसको ही निशाना बनाया जा रहा है। ये सभी लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा, ये आवाम है, आवाम को भी दिख रहा है। यूपी की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक पिछले 3 चुनावों से समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में लामबंद हो रहा है।
अब 2027 की जंग में वो ओवैसी पर कितना भरोसा कर भी पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 1800 कब्जा, 2.5 अक्षर का ये शब्द बड़ा विवाद करवाता है। कुएं पर कब्जे का आरोप संभल के शाही जामा मस्जिद पर भी है और यहां तक कि संभल के अलग अलग प्राचीन कुओं पर भी मुस्लिम समाज ने कब्जा कर लिया था, जिसे बीते 2 साल में योगी आदित्यनाथ ने खाली करवा दिया। इसके बावजूद यूपी के एक शहर में मस्जिद के ठीक बगल में सैकड़ों साल पुराने कुएं पर कब्जे की कोशिश की गई। सवाल है, क्या कट्टरपंथियों ने कुआं कब्जा मॉडल फिर से लॉन्च तो नहीं कर दिया है? और इस सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि इससे पहले संभल के शाही जामा मस्जिद का मामला जो सामने आया था, वहां पर भी इस तरह के केसेस देखे गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। हमको जानकारी मिली कि ये कुआं तोड़ा जा रहा है। उसको तो उन्होंने इससे पहले सन 2019 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं। कुआं कब्जा मॉडल फिर लॉन्च हुआ। हरे रंग का गेट, हरे रंग की दीवार और उसके बगल में खड़े हैं मौलाना साहब। यूपी के हमीरपुर जिले की इस मस्जिद में कुछ ऐसा हुआ कि विवाद ही खड़ा हो गया। इस मस्जिद के मौलाना और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों पर आरोप है कि ये 100 साल पुराने सार्वजनिक कुएं को मस्जिद में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। कुएं पर तोड़ फोड़ कर उसे मस्जिद का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे। कट्टरपंथियों का कुएं पर कब्जे का मॉडल बहुत पुराना है। ऐतिहासिक कूपों पर कब्जा करने की कोशिश पहले भी होती रही है। संभल में तो 19 पवित्र कूप थे जो सनातन की विरासत थे, उन सभी पर कब्जा कर लिया गया। योगी सरकार ने पिछले दिनों उन सभी कूपों पर से कब्जा हटवाया और उनकी सनातनी पहचान लौटाई। इधर हमीरपुर में सरेआम कुआं कब्जाने का आरोप लगा है मस्जिद से जुड़े लोगों पर। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला, मस्जिद के बाहर पुलिस लेकर पहुंच गए। आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई। बाद में पुलिस ने कुएं के पास हो रहे निर्माण को रुकवाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद की ओर से कुएं पर कब्जे की कोशिश पहले भी की जा चुकी है। इससे पहले सन 2019 में भी तोड़ने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। उस समय एसडीएम साहब आए थे और एसडीएम साहब ने कहा था कि बिना किसी सरकारी जानकारी के या फिर बिना किसी सरकारी आदेश के इस कुआं में किसी प्रकार का तोड़फोड़ या निर्माण नहीं कराया जाएगा। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद से जुड़े लोग कुएं पर कब्जा करना चाहते हैं, तो मस्जिद कमेटी का दावा है कि फिलहाल कुएं के आसपास उसे सुरक्षित करने के लिए निर्माण करवा रहे थे। इस विवाद के बीच योगी फोर्स ने कुएं के पास हो रहे निर्माण को रुकवा दिया। यूपी के काशी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह और संभल में शाही जामा मस्जिद के कब्जे का मामला अदालत में चल रहा है। इन विवादों को सुलझाने के बजाय यूपी में एक और जिले में नए कब्जे की कोशिश पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं, शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहां कहां हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ना तो अवैध कब्जा सही है, ना ही अवैध लाउडस्पीकर। लगातार 4 दिनों से उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन मोड में आ गए। एक एक मस्जिद, मजार, दरगाह को चेक किया जा रहा है। आप लाउडस्पीकर बजाएंगे, लाउडस्पीकर दूसरों को सुनाने के लिए होता है कि स्वयं के लिए होता है? सावन शुरू होने से पहले ही उत्तराखंड में अवैध लाउडस्पीकरों की सफाई शुरू हो गई। कांवड़ यात्रा से पहले मस्जिद, मजार, दरगाह पर लगे अवैध लाउडस्पीकर उतरने लगे। उत्तराखंड में अवैध लाउडस्पीकर्स पर धामी सरकार की स्ट्राइक। मस्जिद, मजार, दरगाह पर लगे लाउडस्पीकर का वॉल्यूम हुआ डाउन। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेने पहुंचते। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही धामी सरकार ने ऑपरेशन साइलेंट लॉन्च कर दिया।
मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर को उतारने की ये तस्वीर धर्मनगरी हरिद्वार की है। हरिद्वार शहर और देहात में अब मस्जिदों से अवैध भोंपू का शोर सुनाई नहीं देगा। हरिद्वार जिले में पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाकर 94 अवैध लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतारा है। इसमें से शहरी क्षेत्र से 31 लाउड स्पीकर उतारे गए, जबकि देहात इलाके से 63 माइक हटाए गए। कांवड़ रूट से लेकर शहर गांव तक धामी की पुलिस एक एक मस्जिद को खंगाल रही है। हाई वॉल्यूम वाले लाउड स्पीकर का मीटर डाउन कर रही है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चल रहा है। हरिद्वार, देहरादून, जसपुर, उधम सिंह नगर में भी भाईजान के लाउड स्पीकर वाले हथियार को जब्त किया गया है। हरिद्वार में 94 लाउड स्पीकर उतारे गए तो देहरादून में 43 माइक हटाए गए। उधम सिंह नगर में नियमों को ताक पर रखकर बजाए जा रहे 14 भोंपू जब्त किए गए। अभी तक कुल 151 धार्मिक स्थलों से माइक उतारे जा चुके हैं। लाउड स्पीकर को उतारने की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की। कहीं भाईजान मस्जिद से खुद ही लाउड स्पीकर उतारते दिखे, तो कहीं अधिकारियों ने लाउड स्पीकर के तार को काटकर उसे हमेशा के लिए म्यूट कर दिया। माननीय न्यायालय के आदेश निर्देशों के क्रम में जो ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर्स थे तथा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन करने वाले लाउडस्पीकर्स थे, उनके खिलाफ आज जनपद भर में एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 14 लाउडस्पीकर्स को सीज किया गया और 6 लाउडस्पीकर्स के संचालन करने वालों के खिलाफ 81 पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी मस्जिद पर लगे अवैध लाउड स्पीकर पर प्रशासन का एक्शन हुआ। यहाँ पर भी मस्जिद के ऊपर लगे लाउड स्पीकर को उतरवाया गया। इबादत के नाम पर मस्जिदों से ध्वनि प्रदूषण होता था। सुप्रीम कोर्ट के तय मानक की धज्जियां उड़ाकर न सिर्फ साउंड पॉल्यूशन किया जा रहा था, बल्कि कई जगहों पर अवैध तरीके से प्रशासन की इजाजत के बिना लाउड स्पीकर लगे मिले। लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक है। रिहायशी इलाके में दिन में 55 डेसिबल तो रात में 45 डेसिबल ही आवाज होनी चाहिए, जबकि साइलेंट जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल आवाज पर ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है। लेकिन इसके बाद भी भाईजान मस्जिदों के ऊपर एक नहीं बल्कि 10-10 लाउड स्पीकर लगाते हैं। 55 डेसिबल पर नहीं बल्कि 70 डेसिबल पर लाउड स्पीकर बजाते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को डाउन कर दिया है। अब लाउड स्पीकर वाला हल्ला सुनाई नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अब राम और रहीम के लिए समान कानून होगा, समान अधिकार लागू होंगे। मोहन यादव की कैबिनेट ने यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दे दी। ये बिल विधानसभा में पेश होगा और वहां से पास होकर कानून बन जाएगा। इस यूसीसी बिल की सबसे अहम बात यह है कि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोगों के लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही शादी की इजाजत देता है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है। हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। जिस संकल्प की बात सीएम मोहन यादव कर रहे हैं, उस पर अमल के लिए बस एक कदम अब और चलना है। मोहन कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। बिल को मंजूरी दिए जाने के बाद सीएम ने कहा, अब सूबे में राम रहीम के लिए समान अधिकार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल सभी समुदायों में केवल एक ही शादी को अनिवार्य बनाता है।
कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही जीवित जीवन साथी के साथ शादीशुदा रह सकता है। अब बोलकर या किसी अनौपचारिक पंचायत के जरिए दिया गया 3 तलाक मान्य नहीं होगा। तलाक केवल कानून द्वारा तय आधार पर ही मान्य होगा। एमपी के निवासियों के लिए शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। तलाक के बाद दोबारा शादी के नाम पर हलाला जैसी प्रथा को दंडनीय अपराध माना गया है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी होगा। लिव इन में साथ रहना शुरू करने के 1 महीने के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। अब इस बिल को मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा, जो कि सोमवार से शुरू हो रहा है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है। मध्य प्रदेश में यूसीसी बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद मुस्लिम समाज में अब बेचैनी साफ साफ महसूस की जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कई सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई थी, जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई थी। इस कमेटी ने हाल ही में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इस बिल को लेकर मुस्लिम मोहल्लों से मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस बिल को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार इस सत्र में कई बड़े बिल पेश कर सकती है। बदले हुए समीकरण में सरकार की कोशिश होगी कि हर बिल पास करवाया जाए, लेकिन विपक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में जो रुख अख्तियार किया, उससे लगता नहीं कि मॉनसून सत्र शांति से संपन्न हो पाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर परिसीमन जैसे संभावित बिलों पर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी में दिख रहा है। सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। एनसीपीआई संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है। टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है उसके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। तस्वीरें बता रही है कि संसद का मानसूनी सत्र कितना हंगामेदार होगा। 20 जुलाई यानी कल से मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मकसद था सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना, लेकिन बैठक की शुरुआत से ही विपक्ष ने कल संसद में होने वाले हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया। एक और हंगामा और दूसरी ओर ये तस्वीर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैर छूते शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले। क्या यह नया समीकरण है? टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में बुलाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, शिवसेना, यूपीटी और दूसरे विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के जिन 20 बागी सांसदों के विलय पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है, उन्हें सरकार ने किस आधार पर सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। सदस्यों को मानसून सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बदल रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय भी शुरू होता नजर आ रहा है। लोकसभा में 48 सांसदों की सीटिंग बदली गई है। टीएमसी के 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई के साथ बैठेंगे। शिवसेना के उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद शिंदे गुट के साथ नजर आएंगे, जबकि डीएमके के 22 सांसद विपक्षी ब्लॉक से अलग बैठेंगे। यानी इस बार सिर्फ सदन की बहस ही नहीं, संसद के भीतर बैठने का नया समीकरण भी राजनीतिक संदेश देगा। 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है। 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकार मानसून सत्र में जिन 5 नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है, उसकी लिस्ट देखिए।
पहला, इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए। 2, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026। 3, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। 4, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026। 5वां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। बंगाल चुनाव के बाद संसद में सत्ता का समीकरण बदला हुआ है और विपक्षी खेमा इसी बात पर चिड़ी हुई है कि बीच सत्र सरकार कोई बड़ा बिल लाती है तो विरोध के बावजूद कहीं पास न हो जाए। इस वक्त लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या है 540 और राज्यसभा में मौजूदा सीटों की संख्या है 244। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या है 318 और राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या है 152, जबकि इंडिया गठबंधन की संख्या है 183 और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की संख्या है 64। दूसरे दलों के सांसद लोकसभा में है 39 और राज्यसभा में 28। लोकसभा में बहुमत की संख्या इस वक्त 272 होगी और राज्यसभा में बहुमत का नंबर होगा 122। इन आंकड़ों के बीच सर्वदलीय बैठक में वॉकआउट ने आने वाले टकराव की झलक दे दी है। अब असली परीक्षा सत्ता पक्ष का है कि मॉनसून सत्र कितना कामयाब होता है और विपक्ष की परीक्षा है कि वो डिरेल करने में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मॉनसून सत्र में हंगामा तो तय है, दूसरी तरफ मॉनसूनी बादलों ने पहाड़ों पर हंगामा मचा दिया है। पहाड़ों पर लोग इंद्रदेव से बारिश पर ब्रेक लगाने की गुहार लगा रहे हैं। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक बादल फटने के बाद प्रलय जैसे हालात हैं। गाड़ियां बह गई, घर सैलाब के आगोश में समा गए और जम्मू कश्मीर के कई जिले तबाही से परेशान हैं। हालांकि मैदानी इलाके अब भी बारिश के लिए तरस ही रहे हैं। गाड़ियां बह गई, घरों को सैलाब अपने साथ ले गया। अचानक आए फ्लैश फ्लड में पूरा इलाका डूब गया। जम्मू कश्मीर पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि लोगों की चीख निकल गई। राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आ गया। इसके बाद पूरा मंजर ही बदल गया। सबसे पहले बात राजौरी की, जहां पहाड़ों पर बादल फटने के बाद सैलाब मौत बनकर आ गया। जब लोग सो रहे थे तब आधी रात को करीब 3 बजे सैलाब ने धावा बोल दिया। सैलाब की चपेट में राजौरी के बेला इलाके में मौजूद बस स्टैंड आ गया। स्थानीय लोगों ने 250 गाड़ियों के बहने का दावा किया है, जबकि गाड़ियों को वाटर बम में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं। ऐसा लग रहा है ये गाड़ियों का कब्रिस्तान हो। इन गाड़ियों को किसी ने क्रेन से उठाकर एक के ऊपर एक पटक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुदरत के कहर की गवाही है। सैलाब आया और गाड़ियों को देखते ही देखते कबाड़ बना गया। 3:30 बजे के बीच था ये सब। अच्छा। हाँ। कपड़े लोगों के पास है नहीं, बेचारे वैसे ही कांप रहे हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस सब कुछ चला गया जी। हमारे सामने लाखों करोड़ों का तो हो चुका। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गाड़ियाँ यहाँ से बहुत बह के चलेगी। हमारे देखे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये जो क्षतिग्रस्त घर दिख रहे हैं, ये वो टूटे हुए टीन शेड दिख रहे हैं। यहाँ पर पहले घर थे, लेकिन 15 फीट ऊंची सैलाबी लहरें आई तो वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं, बस ये कपड़े बचे तन पे, सब कुछ बह गया हमारा। ये कितनी तबाही हुई, हमारी लेडी भी सीधी डूब गई है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? नदी के रौद्र रूप की ये तस्वीरें किश्तवाड़ की है। पानी की रफ्तार को देखकर, शोर को सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। आधी रात को जब अचानक लाखों क्यूसेक पानी के साथ सैलाब ने अटैक किया तो सोचिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा किश्तवाड़ का। राजौरी के सभी नाले नदी उफान पर हैं। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के हमले ने सुपर पावर को सदमे में डाल दिया।
2 अमेरिकी सैनिकों की मौत से ट्रंप का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बावजूद उसके ईरान थम नहीं रहा, थमने का नाम नहीं ले रहा। ईरान ने पहले मिडिल ईस्ट के 5 बंदरगाहों को उड़ाने वाली धमकी दी। अब यूएई के 2 एयरपोर्ट दुबई और अबू धाबी पर बम बरसाने की वार्निंग दे डाली है। ईरान के खलीफा के दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट पर हमले की वार्निंग का असर है। हजारों की तादाद में लोग यूएई छोड़ अपने मुल्क लौटना चाहते हैं। युद्ध का यही खौफ पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में लेता दिख रहा है। रात का अंधेरा और अचानक जॉर्डन का आसमान लाल हो, एक के बाद एक दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन चीखते हुए जॉर्डन की सीमा में दाखिल हुए। निशाना बिल्कुल साफ था, जॉर्डन में मौजूद मुआफक सॉल्टी एयरबेस। ये ईरान का जॉर्डन पर तीसरा हमला है जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और नुकसान भी ऐसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में है और अमेरिकी सेना सदमे में। ईरान की सबसे खूंखार फौज यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने इस हमले का बटन दबाया। ईरान ने दावा किया है कि उसने मुआफक सॉल्टी एयरबेस को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जहां अमेरिकी लड़ाकू विमान, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और खुफिया ड्रोन तैनात थे, वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है। इससे पहले भी ईरान जॉर्डन को टारगेट बना चुका है। जून 2026 मुआफक सॉल्टी एयरबेस पर हमले का दावा किया, जहां पर यूएस फाइटर जेट्स F-16, F-35 तैनात हैं। 9 जुलाई 2026 ईरान ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलें अजराक एयरबेस पर दागी, जिसमें 8 मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। 12 जुलाई 2026 प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले, यहां MQ-9 रिपर ड्रोन्स तैनात थे। 17-18 जुलाई 2026 एक बार फिर से मुआफक सॉल्टी एयरबेस को निशाना बनाया, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और 4 घायल बताए जा रहे हैं। इस हमले ने सुपर पावर अमेरिका के कलेजे को छलनी कर दिया है। इस बार तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने भी कबूल किया है कि ईरान के इस बारूदी चक्रव्यूह में उससे नुकसान हुआ है। हालांकि जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई ड्रोनों को हवा में ही मार गिराया, जिससे रिहायशी इलाकों में हाहाकार मचने से बच गया। लेकिन अमेरिकी कैंप के अंदर मातम और गुस्से का बारूद सुलग चुका है। जॉर्डन ने ईरान की इस हिमाकत पर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जॉर्डन ने 2 टूक कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा। ईरान की नजर अब सिर्फ जॉर्डन पर नहीं बल्कि कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी टिक गई है। पूरे खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने इसे ईरान का खुला युद्ध अपराध घोषित कर दिया है। ईरान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अमेरिकी खून का बदला लेने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके बाद अमेरिकी जेट्स ईरान पर आग उगल रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के किश्म द्वीप और सिरिक बंदरगाह पर नए हवाई हमले किए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध की आग अब पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के दस्तावेज बारूदी आग में जलकर खाक हो चुके हैं। अमेरिका पूरी शक्ति से ईरान को रौंद देने पर आमादा है और ईरान अपनी पूरी ताकत झोंक जवाब दे रहा है। सवाल है अब आगे क्या? क्या दुनिया 2026 में तीसरे विश्व युद्ध का महाविनाश देखेगी या युद्ध के बीच शांति की आस अब भी बाकी है? पीओके में प्रदर्शन मुनीर के गले की हड्डी बन गया है। पीओके में प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में मुनीर की कुर्सी खतरे में आ गई। अब मुनीर पीओके से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए अफगानिस्तान बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती कर रहा है, युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेकिन अफगानी पठान भी मुनीर को पीटने के लिए तैयार बैठे। पीओके में मुनीर फंस गया। पीओके मुनीर के हाथ से निकल गया। 40 दिन बाद भी पीओके में उग्र प्रदर्शन जारी। पीओके में मुनीर गोलियों की बारिश कर थक गया। मुनीर पीओके के लोगों को डरा धमकाकर भी देख चुका, लेकिन उसके सारे हथकंडे फेल हो गए। पीओके में लोग तानाशाह मुनीर के खिलाफ डटे हुए। पीओके के लोगों के सामने मुनीर घुटनों पर आ गया।
अब पीओके में क्रैकडाउन के लिए मुनीर ने सबसे बड़ी साजिश रची है। एक तरफ मुनीर एलओसी पर सीज फायर तोड़ने की गुस्ताखी कर रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी युद्ध का मोर्चा खोलकर पाकिस्तानियों का ध्यान भटकाने की कोशिश में है। मुनीर अफगान बॉर्डर पर भी भारी हथियारों की खेप पहुंचा रहा है ताकि तालिबान से जमीन पर युद्ध लड़ा जा सके। इससे पहले भी टैंक भेजने की तस्वीरें सामने आई। मुनीर अफगानिस्तान से युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है ताकि पाकिस्तानियों का ध्यान पीओके से हटाया जा सके, लेकिन तालिबान पहले से ही बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए है, मुनीर की सेना का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी भी अब तानाशाह मुनीर से छुटकारा चाहते हैं। पीओके को हाथ से जाता देख मुनीर की बेचैनी बढ़ गई है। 27 जुलाई को चुनाव है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि चुनाव प्रचार भी ठप है। अब मुनीर पीओके में बंदूक की नोक पर शासन करना चाहता है और यही कारण है कि एलओसी पर बार बार सीज फायर तोड़ रहा है ताकि फौज की संख्या बढ़ाकर आंदोलन को खत्म कर सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में एलओसी पर लगभग 2 घंटे तक भारी गोलीबारी हुई है। भारतीय सेना ने भी मुनीर के सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर सीज फायर तोड़ी गई है। मुनीर अब 3 तरफ से पिटने वाला है। पीओके वाले भी पीटेंगे। सीज फायर तोड़ने पर भारत पिटाई कर ही रहा है। अब अफगानिस्तान भी मुनीर से बदला लेने को बॉर्डर पर तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बॉर्डर पर अफगानिस्तान के पठान तैयार हैं और घर के भीतर बलोच विद्रोही और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया। मुल्ला मुनीर बहुत बुरा फंसा है। बीएलए टीटीपी के खूंखार गठजोड़ से लड़ना, वो भी तब जब पीओके सुलग रहा है। मुल्ला मुनीर के लिए ये बहुत मुश्किल है। जुल्म ढाने वाली पाकिस्तान की मुनीर सेना को बलोच लड़ाकों ने वो दिन दिखाया है कि इस्लामाबाद टू रावलपिंडी हाहाकार मच गया है। बलोचों ने सीमा पर ऐसा धावा बोला कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकी अपने बंकर छोड़कर दुम दबाकर भाग खड़े। बचाकर छोड़ भागी है बलोच लड़ाके, अब उन्हें मटिया मेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब सालों से उसके सताए 2 संगठन अब एक हो गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन फ्रंट ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। दोनों ने एक सीक्रेट ज्वाइंट बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार किया है। इसके तहत बलोच लड़ाके और टीटीपी सीमा पर एक साथ पेट्रोलिंग करेंगे, जिसका मकसद पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर से खदेड़ना और आगे बढ़ने से रोकना होगा। पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, चौकियों और उनकी सीक्रेट प्लानिंग साझा करना होगा। एक दूसरे की मुसीबत के दौरान हथियारों की मदद करना होगा और पाकिस्तानी सेना से छुड़ाई गई चौकियों पर अपने अपने इलाके में कंट्रोल करना होगा। लोअर दीर में टीटीपी ने पाकिस्तान की एलीट पुलिस और सीटीडी के काफिले को चारों तरफ से घेरकर ऐसा भीषण हमला किया है कि 3 जवान मौके पर ही ढेर हो गए। पाकिस्तानी फौज का हौसला पूरी तरह टूट चुका है। टीटीपी और बीएलए का नया गठबंधन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीन के निवेश के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इस साल के शुरुआत में अलबद्र इस्तिशहादी बटालियन ने चीनी निवेश को अपना निशाना बनाया और सुरक्षा के बदले भुगतान की मांग की थी। रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि आत्मघाती बम विस्फोटों और वाहनों पर इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों के हमले की तैयारी की जा चुकी है। टीटीपी और बीएलए का प्लान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक साथ हमलों को अंजाम देकर पाकिस्तानी सेना को 2 मोर्चों पर फंसाना है। इससे पाकिस्तानी सेना को बड़ा संसाधनहीन इलाकों में झोंकना पड़ेगा। पीओके में फंसे होने के कारण मुनीर की सेना के लिए एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ना बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को पहले महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने ईंट दर ईंट तोड़ा। अब बलोच विद्रोही और टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान को दीवार दर दीवार तोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में बकरे की अम्मा यानी मुल्ला मुनीर कब तक खैर मनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।